ऑटम के बाद विंटर, और विंटर के बाद स्प्रिंग, और फिर समर। SAWS, इस तरह से इसको आप याद रख लें, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो लेक हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये समर की बात की जा रही है, समर सीजन की ये लेक है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन अकर्स इन डीप वाटर बॉडी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट डिफरेंट डेप्थ। जैसे जैसे वाटर बॉडी में डेप्थ बढ़ती जाती है, गहराई बढ़ती जाती है, टेम्परेचर की वैल्यू कम होने लगती है, चेंज होने लगती है। उस बेसिस पर हमें यहाँ 3 लेयर या हम कहें 3 जोन मिलते हैं। कौन से सीजन की बात हो रही है? समर सीजन। कौन कौन से जोन है बेटा? पहला सबसे ऊपर एपिलिम्नियोन, मिडिल मेटालिम्नियोन, सबसे नीचे हाइपोलिम्नियोन। ये रही यहाँ पर सन की पोजीशन। सन से लाइट आ रही है बेटा वाटर बॉडी में, ठीक है। तो जो ऊपर वाली लेयर है बेटा, एपी मतलब होता है अपॉन और लिम्नियोन मतलब लेयर। तो ऊपर वाली लेयर इसको कहा गया एपिलिम्नियोन। ये डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ रही है, इसका मतलब इस लेयर में टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। इस लेयर का टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हाइपोलिम्नियोन आप जानते हो, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है लाइट धीरे धीरे पहुंचना बंद कर देती है, यानी सबसे कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कहां पर होगा? हाइपोलिम्नियोन में। और जो मेटालिम्नियोन लेयर है बेटा, इसे थर्मोक्लाइन लेयर भी कहा जाता है। थर्मो मतलब टेम्परेचर और क्लाइन का मीनिंग आप लोगे यहाँ पर डिक्लाइन, यानी यहाँ से इस लेयर से धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, यानी यहाँ पर आपको मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो देखो 3 लेयर मिल रही है, एपिलिम्नियोन, मेटालिम्नियोन, हाइपोलिम्नियोन। एपिलिम्नियोन के बारे में कहा गया द टॉप लेयर गेन्स वार्म, यानी टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में। मेटालिम्नियोन को कहा गया थर्मोक्लाइन, ये मिडिल रीजन होता है, स्टेडी डिक्लाइन इन टेम्परेचर और एक ग्रेजुअल चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। और बॉटम वाली लेयर हाइपोलिम्नियोन व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती। जितने डीप में आप जाओगे लाइट नहीं पहुंच पाएगी, और आपको पता है वहां पर एनर्जी सोर्स क्या होगा? फिर केमिकल होगा, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये 3 लेयर आप याद रखें। टेम्परेचर के बेसिस पर लेक में आपको कितनी लेयर मिलेंगी? 3। ऊपर वाली लेयर एपिलिम्नियोन, बीच वाली लेयर मेटालिम्नियोन, सबसे नीचे वाली लेयर हाइपोलिम्नियोन, ठीक है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर होगा? एपिलिम्नियोन में, क्योंकि डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में है। सबसे कम टेम्परेचर कहां पर होगा? हाइपोलिम्नियोन में, क्योंकि सबसे बॉटम वाली लेयर है। और मॉडरेट टेम्परेचर कहां पर होगा? मेटालिम्नियोन में, जो मिडिल लेयर है, इसे थर्मोक्लाइन भी कहा गया। यहाँ से धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, इतना आप याद रखें। हो सकता है ये डायग्राम आपको पेपर में दिया जाए और ये नाम हटाकर ABC लिख दिया जाए। हो सकता है बेटा नीचे वाली लेयर को A लिख दे, मिडिल लेयर B, ऊपर वाली लेयर को C लिख दे। तो बस आपको ABC रेस्पेक्टिवली पहचानना है, जहां पर इन्हें लेबल किया हुआ है, पहचान लेंगे सभी, सिंपल है, ठीक है बेटा। जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वो हम बात करते हैं ओशियन, ठीक है, यहाँ पर हम लेक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बॉटम में हाइड्रोथर्मल वेंट्स नहीं, वो कहां पर मिलते हैं? ओशियन, ठीक है। चलो अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना, समर एंड विंटर, ये 2 सीजन ऐसे होते हैं जब आपको लेक में स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगा, यानी इस तरह से लेयर्स मिलेगी, यानी टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। जैसे समर की बात की जाए तो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, नीचे वाली लेयर का बहुत कम होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से लेयर्स मिली। विंटर में जो अपर लेयर होती है वहां पर बर्फ जम जाती है, 0 डिग्री पहुंच जाता है, बर्फ जम जाती है, और नीचे वाली लेयर में लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से समर एंड विंटर में स्ट्रेटिफिकेशन मिलता है, जबकि ऑटम एंड स्प्रिंग में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं होता।
वाटर की मिक्सिंग होती है, यानी ऊपर वाला वाटर नीचे आता है, नीचे वाला वाटर ऊपर चला जाता है, यानी इन दो सीजन में वाटर मिक्सिंग होती है। जबकि समर एंड विंटर में आपको स्ट्रेटिफिकेशन मिलता है। मैंने आपको बताया था बेटा डायापोज, बेटा ओशियन में इस तरह की लेयर नहीं मिलती, ठीक है ना, ये लेक के रेस्पेक्ट में बताया है, आप इसे ओशियन से कंसीडर ना करें, ठीक है। लेक ज्यादा डीप वाटर बॉडी नहीं होती, ठीक है, ओशियन ज्यादा डीप वाटर बॉडी होती है, वहां पर 500 मीटर से ज्यादा गहराई पर लाइट पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। तो वहां पर तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स नहीं मिलेंगे, मैंने पहले भी कहा, ठीक है। मैंने आपको डायपोज बताया था, डायपोज क्या होता है एक बार बताना बेटा, डायपोज। वेरी गुड, सस्पेंडेड डेवलपमेंट, और मैंने कहा था 2 टाइम पोज, डायपोज मतलब 2 बार पोज लेंगे। तो बेटा याद रहे समर एंड विंटर ये 2 सीजन ऐसे हैं जो इनके लिए अनफेवरेबल होते हैं, यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है, उस दौरान ये ऑर्गेनिज्म डायपोज शो करते हैं। और ऑटम एंड स्प्रिंग ये इनके लिए फेवरेबल होते हैं क्योंकि वाटर की मिक्सिंग हो जाती है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी ये यहाँ पर अच्छे से ग्रो करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना बेटा, वैसे इतना डिटेल इतना मैंने आपको बताया है, इतना आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतना डीप तक बता दिया कि अगर क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाए, ठीक है। बेटा नाम चेंज नहीं होंगे, विंटर में लेयर के नाम चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि हाइपोलिम्नियन ऊपर एपिलिम्नियन नीचे, नहीं, एपी मतलब अपोन, ये ऊपर वाली लेयर एपिलिम्नियन ही रहेगी, बस वहां पर 0 डिग्री हो जाएगा, पूरा बर्फ से कवर्ड हो जाता है, ठीक है ना। आप देखते हो विंटर सीजन में लेक होती है, ऊपर से बर्फ ही बर्फ उस पर जमी होती है, ठीक है ना बेटा, उसको हटाते हुए बोट के थ्रू आप आगे बढ़ते हो, ठीक है ना, देखा होगा मूवीज वगैरह में आपने। बोलो ये क्लियर है क्या? ये वाली स्लाइड सभी को क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां पर टेम्परेचर कंप्लीट, यानी एबायोटिक फैक्टर में लाइट पढ़ लिया, टेम्परेचर पढ़ लिया, टेम्परेचर के साथ हमने बीच में वाटर भी पढ़ लिया, ठीक है, हमने वाटर भी पढ़ लिया, मैंने आपको वैल्यू बताई थी, पीपीटी, सैलिनिटी 30 to 35, मोर देन 100, ठीक है ना, यानी वाटर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट एबायोटिक फैक्टर बचता है सॉइल, जिसे एडेफिक फैक्टर भी कहा जाता है। ये टर्म बता चुका हूं बेटा मैं आपको, सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स को क्या कहा जाता है? एडेफिक फैक्टर। जल्दी आंसर दो, स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहोगे? लिखा हुआ है पीडोलॉजी, अगर ऑप्शन में पीडोलॉजी ना हो क्या आंसर जाएगा? वेरी गुड, पढ़ा चुका हूं, आंसर जाएगा एडेफोलॉजी। वेरी गुड, याद है आप सब। अगला है प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, क्या कहोगे? पीडोजिनेसिस, बताओ स्लो प्रोसेस होती है या फास्ट? पीडोजिनेसिस स्लो प्रोसेस है या फास्ट? वेरी गुड, स्लो प्रोसेस होती है। मैंने आपको बताया था 1 इंच सॉइल बनने में 500 to 1000 ईयर्स का टाइम लगता है, ठीक है, बता चुका हूं। अब बेटा यहां पर एक पॉइंट लिखा है, पीडोजिनेसिस बाई डायरेक्शनल होता है, जरा आंसर देना। एनर्जी फ्लो कैसी प्रोसेस थी? यूनिडायरेक्शनल, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को पता है। मिनरल फ्लो कैसा था? मिनरल फ्लो साइक्लिक, साइक्लिक, वेरी गुड, साइक्लिक था बेटा। मिनरल फ्लो कैसा था? साइक्लिक। बताओ सॉइल फॉर्मेशन कैसा है? सॉइल फॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल है। ये 3 पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल, मिनरल फ्लो साइक्लिक, सॉइल फॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल। अब सॉइल फॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल कैसे है, किन प्रोसेस के थ्रू होता है? तो देखो बेटा, एक तो यहाँ लिखा है वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक सरफेस। दूसरा है डीकम्पोजिशन, दूसरा है डीकम्पोजिशन। आप सभी जानते हैं डीकम्पोजिशन मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में चेंज करना। अब देखो होगा क्या, ये यहाँ पर हमने एक ट्री बना दिया, ठीक है, ट्री बना दिया,
और ये पूरा जो इस तरह से बताया है, इस तरह से जो बताया है, ये यहाँ पर सॉइल है, ठीक है। सॉइल में नीचे की तरफ होती है रॉक सरफेस, ठीक है। सॉइल में सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है बेटा, उसमें आपको मिलती है रॉक्स, ये है रॉक्स। और रॉक्स की जब विदरिंग होती है तो आपको पता है रॉक्स पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं और उसमें प्रेजेंट मिनरल्स भी रिलीज होते हैं। यानी जब इसकी विदरिंग होगी तो ऊपर की तरफ पार्टिकल्स एंड मिनरल्स रिलीज होंगे। यहां पर मान लो इस प्लांट से एक लीफ टूटकर नीचे, ये यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसे आप लिटर कहोगे। इसका जब डीकंपोजिशन होगा बेटा, तो यहाँ पर पहले ये फ्रेगमेंट्स में टूटे, इस तरह से इसका फ्रेगमेंटेशन होगा। यानी यहाँ पर पहले पार्शियल डीकंपोजिशन होगा और पार्शियल डीकंपोजिशन का प्रोडक्ट कहलाता है डफ। अभी आगे हम पढ़ेंगे, आप टर्म याद रखो, क्या कहोगे, डफ। और फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, ह्यूमस बन जाता है। ये तो है डफ और ये है ह्यूमस। यानी डीकंपोजिशन प्रोसेस के थ्रू ऊपर से नीचे की तरफ ह्यूमस बन रही है और विदरिंग प्रोसेस के थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ रॉक पार्टिकल्स एंड मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं। तो जब ह्यूमस और रॉक पार्टिकल्स आपस में मिक्स होंगे, क्या बनेगी बेटा, आप सभी जानते हैं सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो सॉइल का फॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल प्रोसेस हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ डीकंपोजिशन, नीचे से ऊपर की तरफ विदरिंग प्रोसेस। ये आप याद रखें, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर आपसे कंपोजिशन ऑफ सॉइल पूछा जाए तो बेटा अलग अलग एरिया की सॉइल का कंपोजिशन अलग अलग होता है, ठीक है ना। अलग अलग एरिया में सॉइल अलग अलग होती है, कंपोजिशन अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज कंपोजिशन आपको याद रखना है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं 45%, एयर एंड वाटर होते हैं 25%, ऑर्गेनिक मैटर होता है 5%। बेटा ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर लिविंग भी इंक्लूड होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर भी इंक्लूड होगा। यानी सॉइल में 45% मिनरल्स, 25 एयर एंड वाटर, रिमेनिंग 5% क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें लिविंग भी इंक्लूड होगा, डेड भी इंक्लूड होगा। ये कंपोजिशन आसान है, याद रहेगा। एयर और वाटर के लिए तो 25 ये आसानी से याद हो जाएगा। 5% ऑर्गेनिक मैटर, तो बचा हुआ 45% क्या होगा, मिनरल्स, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। और सिंपल कंपोजिशन दिया है। अब नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें आगे बढ़ते हैं। सॉइल मिनरल मैटर में हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल, पार्टिकल साइज के बेसिस, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स प्लांट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं उनकी बात की जा रही है। जैसे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं ना, डीकंपोजर्स भी आपको मिलते हैं, बैक्टीरिया फंगस वगैरह वहां पर पाए जाते हैं, तो उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कहा। और जो भी डेट्राइटस या लिटर होगा जिसकी डेथ हुई है उसे डेड ऑर्गेनिक मैटर कहोगे। तो दोनों को कंबाइनली कहा ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग डेड दोनों को कंबाइनली ऑर्गेनिक मैटर, और ये कितना होता है, 5%, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल की साइज के बेसिस पर सॉइल 6 टाइप की होती है, ठीक है ना। पार्टिकल साइज के बेसिस पर सॉइल का टाइप आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 6 टाइप हैं। क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, फाइन ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल। वो सिंपल है बेटा, क्ले सिल्ट याद रखो, सबसे पहला क्ले फिर सिल्ट। उसके बाद सैंड आता है, सैंड के 2 टाइप आएंगे, फाइन सैंड, कोर्स। फिर ग्रेवल आता है, ग्रेवल के भी 2 टाइप आएंगे, फाइन ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल। आसानी से याद होगा। और जैसे जैसे हम 1 से 6 की तरफ जा रहे हैं बेटा, पार्टिकल साइज बढ़ती। देखो फाइन सैंड, कोर्स सैंड, सैंड के 2 टाइप। फाइन सैंड मतलब छोटे पार्टिकल होंगे और कोर्स सैंड मतलब उसमें बड़े पार्टिकल। इस बेसिस पर सैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर सैंड में पार्टिकल साइज छोटी है तो फाइन सैंड कहा, पार्टिकल साइज बड़ी है तो कोर्स सैंड कहा। इसी तरह से ग्रेवल जो कंकड़ पत्थर होते हैं, बजरी जिसको कहा जाता है हिंदी में, अगर छोटे साइज के होंगे तो क्या कहोगे, फाइन ग्रेवल है।
बड़ी साइज के होंगे तो क्या कहोगे, कोर्स ग्रेवल है। सिल्ट बेटा ये सॉइल का ही एक टाइप, ठीक है, जैसे क्ले सॉइल को आप हिंदी में कहते हो चिकनी मिट्टी, सिल्ट को कहा जाता है गाद मिट्टी, ठीक है ना। तो ये सॉइल के एक टाइप है बेटा। सैंड होती है, रेत वगैरह होती है, ग्रेवल इसको बजरी कहा जाता है हिंदी में, ये उसके टाइप। तो ये 6 टाइप आपको याद हो जाएंगे, सिंपल है। क्ले और सिल्ट याद रखना है। फिर सैंड के 2 टाइप आएंगे, फाइन एंड कोर्स। ग्रेवल के 2 टाइप आएंगे, फाइन एंड कोर्स। हो जाएगा बेटा याद, सिंपल है। अब आपको इसमें पार्टिकल साइज भी याद रखनी है, और पार्टिकल साइज याद रखने का और सिंपल तरीका है बेटा, आप क्ले की पार्टिकल साइज याद रखें, लेस देन 0.002 mm। अगर ये आपने याद रख लिया तो फिर आपको क्या करना है, इस वैल्यू को आगे रखना है, 1 पॉइंट कम कर देना है। फिर इस वैल्यू को आगे रखना है, 1 पॉइंट कम कर देना है। फिर इस वैल्यू को आगे रखना है, 1 पॉइंट कम कर देना है। जैसे ही वैल्यू 2 mm पहुंचेगी, नेक्स्ट आएगा 2 to 5 mm और लास्ट आएगा मोर देन 5 mm। सिंपल। सबसे छोटा क्ले लेस देन 0.002 mm। फिर आप आगे बढ़ते जाओ, 1 पॉइंट कम करते जाओ, और 4th पोजीशन पर आपको वैल्यू मिलेगी 2 mm। जैसे ही 2 mm होगा, लास्ट आएगा 2 to 5, नेक्स्ट आएगा 2 to 5 और लास्ट होगा मोर देन 5। हो जाएगा बेटा याद, सिंपल है, पार्टिकल साइज वगैरह। अब मैं यहाँ पर इनके कॉम्बिनेशंस, कुछ सॉइल हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ बेटा। पहली सैंड सॉइल, दूसरी सिल्ट सॉइल। सैंड सॉइल, सिल्ट सॉइल। बेटा जो सैंड सॉइल होती है ये कंप्लीट सैंड नहीं होती, इसमें 85% सैंड होती है और 15% या तो क्ले होगी या सिल्ट होगी या फिर दोनों का मिक्सचर होगा। इसी तरह से जो सिल्ट सॉइल है ये भी कंप्लीटली सिल्ट नहीं होती, इसमें 90% सिल्ट होती है और 10% सैंड होती है। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लेना बेटा, अगर किसी सॉइल में बड़े पार्टिकल ज्यादा है, जैसे यहाँ पर सैंड में बड़े पार्टिकल ज्यादा हैं और छोटे पार्टिकल 15% ही, तो बड़े पार्टिकल होने की वजह से उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, ठीक है। बड़े पार्टिकल्स के बीच गैप ज्यादा होता है, और अगर गैप ज्यादा है तो फिर वहां से वाटर आसानी से नीचे की तरफ चला जाता है, यानी ऐसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वाटर को होल्ड ही नहीं रख पाती। आप देखते हो सैंड है, रेत है, उस पर आपने 1 गिलास पानी डाला और पूरा पानी नीचे चला जाता है, यानी वो उसको होल्ड ही नहीं रख पाती, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ी होने की वजह से उनके बीच गैप ज्यादा होता है। गैप ज्यादा है मतलब वाटर नीचे चला गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, लेकिन एरेशन अच्छा होता है, एयर इनमें ज्यादा प्रेजेंट होगी, क्योंकि गैप ज्यादा है, वाटर के साथ साथ एयर भी अंदर चली जाएगी, तो एरेशन तो अच्छा है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो इसे आप बेस्ट सॉइल नहीं कहोगे। जबकि सिल्ट सॉइल छोटे छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से इनके बीच गैप कम होता है, और गैप कम होने की वजह से वाटर नीचे नहीं जा पाता, यानी इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है, ठीक है। वाटर को तो होल्ड कर पा रहे हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है, लेकिन एरेशन इनमें कम होगा, क्योंकि गैप नहीं है तो एयर अंदर नहीं जा पाती, एरेशन कम होता है, मतलब सिल्ट सॉइल भी बेस्ट सॉइल नहीं होती, ठीक है ना। सैंड सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम लेकिन एरेशन अच्छा, सिल्ट सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा लेकिन एरेशन कम, यानी एक प्रॉपर्टी अच्छी एक प्रॉपर्टी खराब, यानी बेस्ट सॉइल नहीं है। बेस्ट सॉइल होती है बेटा लोमी सॉइल, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, पहले भी बता चुका हूं। बेस्ट सॉइल कौन सी होती है, लोमी सॉइल, क्योंकि ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी, 50% सैंड 50% क्ले, ठीक है, 50% सैंड 50% या तो क्ले या फिर सिल्ट। बेटा ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको, सैंड सॉइल और सिल्ट सॉइल को बेस्ट सॉइल क्यों नहीं कहा, क्लियर हुआ सभी को।
बेटा सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए और एयर भी प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए वहां पर। जबकि सैंड सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, एरेशन अच्छा, तो एक प्रॉपर्टी अच्छी एक खराब। सिल्ट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा लेकिन एरेशन कम, तो यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी अच्छी एक प्रॉपर्टी खराब, मतलब इन्हें आप बेस्ट सॉइल नहीं कहोगे। लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉइल बनी, यानी 50% सैंड और 50% क्ले, 50% सैंड और 50% या तो क्ले या सैंड, इसलिए इसको बेस्ट सॉइल कहा जाता है, क्योंकि सैंड की वजह से एरेशन अच्छा होगा, क्ले की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। यानी यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, एरेशन भी अच्छा होता है। और इस टाइप की जो सॉइल होती है बेटा, उनमें रूट पेनिट्रेशन पावर भी अच्छी होती है, यानी इन सॉइल में प्लांट की रूट ज्यादा गहराई तक जा सकती है। इसलिए बेस्ट सॉइल किसको कहा गया? लोमी सॉइल को कहा गया। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है क्या बेटा सभी? जो बेस्ट सॉइल क्यों कहा गया है, इतना पॉइंट आ गया समझ में? चलो नीचे दो नोट दिए हैं, इन्हें आप याद रखना बेटा। फर्स्ट वाला से आप जरूर याद रखें, अगर बेस्ट पीएच और कल्टीवेशन पूछा जाए तो आपको आंसर देना होगा 5.5 to 6.5। इस रेंज में सॉइल में मिनरल अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर पीएच की रेंज कम या ज्यादा हो जाए, इस रेंज से कम या ज्यादा हो जाए, तो वहां पर मिनरल सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, इससे टॉक्सिक केमिकल वहां पर बन जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, तो बेस्ट पीएच कितना? 5.5 to 6.5, इसे आप याद रखें बेटा। एक पॉइंट और दिया है, एक्सेस इरिगेशन प्रोड्यूस वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इन सॉइल। बेटा जितना रिक्वायर्ड है उतना ही वाटर अगर आप क्रॉपलैंड एरिया में ऐड करते हो तो क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप एक्सेस अमाउंट में वाटर ऐड कर रहे हो, बहुत ज्यादा इरिगेशन कर रहे हो, बहुत ज्यादा वाटर उसमें क्रॉपलैंड एरिया में ऐड कर दिया, तो फिर क्या होगा? जो भी आपका क्रॉपलैंड एरिया है, जो भी आपका खेत है, उसमें पानी ही पानी भर जाएगा। उस कंडीशन को कहा गया वाटर लॉगिंग। और उस वजह से सॉइल से सोल्ट कंसंट्रेशन, यानी सॉइल में जो सोल्ट प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे, इस वजह से सॉइल की सैलिनिटी यानी सोल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो ऐसे क्रॉपलैंड एरिया में प्रोडक्शन भी कम होगा। तो बेटा जितना इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है उतना ही करना चाहिए। इरिगेशन मतलब पानी पिलाते हो ना, सिंचाई करते हो खेतों में, ठीक है ना, खेतों में पानी पिलाया जाता है ना बेटा, उसको इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? ये स्लाइड क्लियर हुई सभी को? ठीक है, सैलिनिटी बेटा एक्चुअली जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं सॉइल में नीचे की तरफ पिछली लेयर में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है, और ऊपर की तरफ जमा हो जाते हैं, जिस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इस तरह की सॉइल को अगर आपने नाम सुना हो, इसे ऊसर सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊसर सॉइल। सुना है क्या ना? फर्टिलिटी कम हो जाती है, ऊसर सॉइल, प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। नहीं सुना तो आप याद रखें बेटा, इसे ऊसर सॉइल कहा जाता है। और इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फिर साइनोबैक्टीरिया का वहां पर यूज किया जाता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, सैलिनिटी बढ़ गई ना बेटा, सोल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, प्लांट्स के लिए जितनी सोल्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा हो गई। और आप जानते हो प्लांट्स जो है रेगुलेटर्स नहीं होते, ये ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, मिनरल्स अवेलेबिलिटी इनके लिए कम हो जाएगी, यानी वाटर भर गया, पानी पानी हो गया, तो वो धीरे धीरे मिनरल्स कहाँ चले जाएंगे? निचली लेयर में। अल्टीमेटली सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सभी को? लॉगिंग मतलब पानी भर जाएगा ना बेटा, पानी ऊपर पूरा, बारिश आती है, आप देखते हो बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ तो खेतों में पानी ही पानी भर जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है वाटर लॉगिंग। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन। हम इकोसिस्टम के फंक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हमने एनर्जी फ्लो पढ़ लिया, प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया। थर्ड फंक्शन है बेटा डीकम्पोजिशन, ठीक है। और मैंने कहा था डीकम्पोजिशन हम तब पढ़ेंगे जब सॉइल कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो डीकम्पोजिशन आ चुका है क्योंकि सॉइल के बारे में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। डीकम्पोजिशन बेटा होता क्या है आप सभी जानते हो, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाएगा? डीकम्पोजिशन, ठीक है। डीकम्पोजिशन आप जानते हो शुरुआत में जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। उसका डीकम्पोजिशन के दौरान उस पर एंजाइम रिलीज करके उसे सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीकम्पोजिशन। इसे करते हैं डीकम्पोजर्स, फॉर्म चेंज करते हैं, इसलिए हमने एक नाम और दिया था ट्रांसफॉर्मर्स, अगर याद हो सके, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है डीकम्पोजिशन के लिए, जो रॉ मटेरियल होता है उसे आप क्या कहोगे? उसे आप लिटर भी कहते हो, उसे आप डेट्राइटस भी कहते हो। लिटर टर्म मेनली प्लांट पार्ट के लिए यूज होती है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या होगा? डेट्राइटस, लिटर। फ्रेशली फॉलन डेड प्लांट पार्ट हो सकता है या एनिमल बॉडी हो सकती है या फिर दोनों भी वहां पर कंबाइनली प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बेटा हमने प्लांट पार्ट और एनिमल दोनों को ले लिया, ये यहाँ पर कहलाएगा डेट्राइटस। डेट्राइटस से ये स्टार्ट होगा, डीएफसी आप सभी जानते हैं, डेट्राइटस फूड चेन चलेगी। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है। डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी डेट्राइटस में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो बेटा? प्लांट का डेड पार्ट, लीफ हो सकती है, मान लो प्लांट की बार्क टूट कर नीचे गिरी वो हो सकती है, ट्विग हो सकती है, ठीक है, फ्लावर हो सकता है। और एनिमल के रेस्पेक्ट में एनिमल की डेड बॉडी हो सकती है, इंक्लूडिंग फीकल मैटर। फीकल मैटर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो जब डीकम्पोजिशन स्टार्ट होता है बेटा, पहले होता है पार्शियल डीकम्पोजिशन, इसका प्रोडक्ट कहलाता है डफ। बता चुका हूँ आपको, देखो लिखा है डफ, पार्शियल डीकम्पोज्ड डेड प्लांट पार्ट एंड एनिमल बॉडी। क्या कहलाएगा? डफ। कंप्लीट डीकम्पोजिशन होता है तो फाइनली जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो है ह्यूमस। तो आपसे पूछा जाए डीकम्पोजिशन के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट की सही सीक्वेंस क्या होगी, तो आपको डेट्राइटस से शुरू करना है, फिर डफ, फिर ह्यूमस। ये आंसर आपका जाएगा, डेट्राइटस फिर डफ फिर ह्यूमस। ऑप्शन में आपको डेट्राइटस, ह्यूमस, डफ इस तरह भी मिल सकते हैं, लेकिन सही आंसर क्या होगा? पहले डेट्राइटस फिर डफ और फाइनली ह्यूमस। सिंपल है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डेट्राइटस की जगह चाहो तो लिटर भी लिख सकते हो बेटा, एक ही बात है, लिटर लिखा हुआ मिल जाए, जैसे ऑप्शन में लिटर, डफ, ह्यूमस, तब भी वो सही होगा, या डेट्राइटस, डफ, ह्यूमस, तब भी वो सही होगा, ठीक है। चलो अब बेटा जो डीकम्पोजिशन है ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी 5 स्टेप्स यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर रही है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है लीचिंग, थर्ड है कैटाबोलिज्म, फोर्थ है ह्यूमिफिकेशन और फिफ्थ है मिनरलाइजेशन। मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने? 5 स्टेप्स में। आपसे पूछा जाए बताओ डीकम्पोजिशन के दौरान डीकम्पोजिशन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है और सही सीक्वेंस बताओ, तो आप कहोगे सर 5। सही सीक्वेंस क्या है? पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। ये स्टेप्स आप याद रखें, इसी सीक्वेंस में आंसर देना है आप, ठीक है। समझना आप ध्यान से। ये जो यहाँ पर एरो बनाकर जो लिखा है ना बेटा, ये जो यहाँ पर बनाया गया है फ्लो चार्ट, इसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना, ये पहले से मैंने बनाकर कंप्लीट किया हुआ है ताकि आपको डायरेक्ट समझाया जाए। बेटा ये डेड पार्ट है, प्लांट प्लस एनिमल, इसे आप कहोगे डेट्राइटस। डेट्राइटस पर फर्स्ट स्टेप होती है जिसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा जो भी डेट्राइटस है उसे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है। और फ्रेगमेंट्स में कौन तोड़ता है? डेट्राइटिवोर। डेट्राइटिवोर मतलब डेट्राइटस पर सबसे पहले फीडिंग करने वाला डेट्राइटिवोर। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं अर्थवर्म। और आप सभी जानते हैं बेटा इस अर्थवर्म को
फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। बताओ क्यों कहा जाता है फार्मर्स फ्रेंड? क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, सॉइल की पोरोसिटी बढ़ाता है, ठीक है ना, फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, ठीक है। तो डेट्राइटस पर अर्थवर्म फीडिंग करेगा और उसे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा, जिसे आप कहोगे क्या बन गया? डफ बन गया, ठीक है, डफ बन गया। अब इस पर होगा बेटा केटाबोलिज्म। क्या होगा? केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप, तो मैं यहाँ पर थर्ड ही लिख रहा हूँ, मैं इसे लीचिंग से पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा थर्ड ही है, क्योंकि बेटा अगर सीक्वेंस पूछी जाएगी तो आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जाए, ठीक है ना। लीचिंग में अभी आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, पहले आप समझ लो केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म यहाँ पर मेन डिकम्पोजर का रोल आता है। मेन डिकम्पोजर आप जानते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस है। ये इस डफ पर एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करेंगे? एंजाइम्स, और एंजाइम्स रिलीज करके इसका केटाबोलिज्म करते हैं, यानी इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, यानी जैसे ही केटाबोलिज्म कंप्लीट होता है एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। इस प्रोडक्ट को बेटा आप क्या कहोगे? ह्यूमस कहा जाता है। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, धीरे धीरे वो डार्क कलर का होने लगेगा। कैसा होने लगता है? डार्क कलर। ये एमोर्फस होता है बेटा। एमोर्फस का मतलब इसको अभी क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया, और ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें छोटे छोटे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, इस वजह से क्या कहा गया? कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो याद रखना धीरे धीरे इसका कलर चेंज होगा, ये डार्क कलर का होने लगता है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाता है वो कहलाता है ह्यूमस। तो ह्यूमस का बनना यहाँ पर कहलाएगा बेटा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस की प्रॉपर्टी याद रखना, डार्क कलर का होता है, एमोर्फस होता है। एमोर्फस मतलब यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में है, इसको अभी तक क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया, एमोर्फस है। और कोलोइडल है क्योंकि इसमें छोटी साइज के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए कहा गया कोलोइडल होता है। तो यहाँ पर ह्यूमस बनी, इसको कहा गया ह्यूमिफिकेशन। बेटा ये जो ह्यूमस होती है, ह्यूमस जो होती है ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए सॉइल में मिनरल्स का बेस्ट रिजर्वोयर क्या होगा, तो आपको आंसर देना है बेटा ह्यूमस होता है। वैसे तो पूछा जाए कि मिनरल्स का बेस्ट रिजर्वोयर क्या होता है, तो आंसर सॉइल जाता है। सॉइल में सबसे ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सॉइल में भी पूछा गया तो आपको आंसर देना है ह्यूमस, क्योंकि ह्यूमस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी मिनरल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। फाइनली बेटा होगा क्या? देखो पहले मैं आपको लीचिंग के बारे में बता देता हूँ। लीचिंग में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल के दौरान सॉइल में वाटर आता है, कुछ मिनरल जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो वाटर के साथ कहाँ चले जाते हैं? लोअर लेयर्स ऑफ सॉइल में चले जाते हैं, जिस वजह से जो मिनरल नीचे चले गए वो प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा लीचिंग, ये सेकंड स्टेप। मैंने इसको बाद में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि पहले आपको ह्यूमस पता लग गया कि ह्यूमस क्या है, उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता लग गया। तो अब ये लीचिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाता है बेटा कि रेनफॉल हुआ, ह्यूमस में मिनरल्स प्रेजेंट है, वाटर सोल्यूबल मिनरल कहाँ चले जाएंगे? सॉइल की निचली लेयर में। इस प्रोसेस को कह दिया लीचिंग, ठीक है ना। तो याद रखें लीचिंग प्रोसेस कभी भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि फ्रेगमेंटेशन के बाद ही लीचिंग होगा, ठीक है ना। लीचिंग कभी भी हो सकता है, जब भी रेनफॉल होगा उस दौरान लीचिंग प्रोसेस हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन सीक्वेंस पूछी जाए, हाँ लेकिन सीक्वेंस पूछी जाए बेटा तो आपको पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। आंसर तो यही देना है, आंसर तो यही देना है। मैं फिर से कहता हूं लीचिंग कभी भी हो सकती है, लीचिंग फ्रेगमेंटेशन के बाद भी हो सकती है, और लीचिंग को हमने यहाँ पर ह्यूमस बनने के बाद समझा,
बेटा गलत कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं आप समझ नहीं पा रही। अगर सीक्वेंस पूछी जाए सही सीक्वेंस क्या होगी, तो आपको आंसर देना है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। देखो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, फ्रेगमेंटेशन को फर्स्ट लिखा है, लीचिंग को सेकंड लिखा है, कैटाबोलिज्म को थर्ड लिखा है, ह्यूमिफिकेशन को फोर्थ लिखा है और मिनरलाइजेशन फिफ्थ होगा। तो सीक्वेंस तो यही याद रखनी है। लीचिंग को मैंने बाद में एक्सप्लेन कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं कह रहा हूं लीचिंग कभी भी हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन हुआ, फ्रेगमेंट्स में टूट गया, उस टाइम पर रेनफॉल हुआ, उस दौरान भी मिनरल नीचे जा सकते हैं सॉइल में। कैटाबोलिज्म हुआ, उस दौरान रेनफॉल हुआ, तब भी सॉइल में मिनरल नीचे जा सकते हैं। ह्यूमस बन गया, तब भी लीचिंग हो सकती है। तो लीचिंग तो कभी भी हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस में आपको लीचिंग सेकंड पोजीशन पर ही रखना है। बता दिया ना बेटा, कितनी बार बताऊं क्या ऑप्शन टिक करना है? आपको ऑप्शन वही टिक करना है जिसमें फर्स्ट पोजीशन फ्रेगमेंटेशन, सेकंड पोजीशन लीचिंग, थर्ड पोजीशन कैटाबोलिज्म, फोर्थ पोजीशन ह्यूमिफिकेशन, फिफ्थ पोजीशन मिनरलाइजेशन। आ गई बात समझ में? और फाइनली डीकंपोजर्स ह्यूमस में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी मिनरल्स को सॉइल में सेपरेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है मिनरलाइजेशन। यानी डीकंपोजिशन का अल्टीमेट जो गोल था वो क्या था कि जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से मिनरल्स को कहाँ रिलीज कर दे? सॉइल में, ताकि वापस सॉइल से प्लांट अपटेक कर ले, फिर एनिमल्स ले ले, फिर डेड बॉडी बने, फिर सॉइल में आ जाए, फिर प्लांट ले ले। तो इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में मिनरल्स घूमता रहेगा। इसको आप कहते हो मिनरल साइकिल। आई बात समझ? ठीक है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी रेनफॉल हो तब लीचिंग होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सॉइल में अगर वाटर सोल्यूबल मिनरल्स प्रेजेंट, सॉइल में अगर वाटर सोल्यूबल मिनरल्स प्रेजेंट है तब लीचिंग, ठीक है ना? बारिश हुई, कोई मिनरल वाटर सोल्यूबल है ही नहीं, तो क्यों लीचिंग होगा? आई बात समझ में? तो वाटर सोल्यूबल मिनरल प्रेजेंट होंगे तो वो वाटर में सोल्यूबल होकर वाटर के साथ सॉइल की लोअर लेयर में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। क्लियर है बेटा? आकृति आपने पूछा, बोलो ये डायग्राम क्लियर हुआ क्या सभी? जो डायग्राम मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ये 5 स्टेप्स क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं? टोटल 6 फैक्टर हैं। टेम्परेचर, मॉइस्चर, डेट्राइटस कंपोजिशन, एरोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन, पीएच। देखो समझ, टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, दोनों ही केस में डिकम्पोजिशन स्लो। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर हो या हम कहें मॉडरेट टेम्परेचर हो, ऑप्टिमम मतलब फेवरेबल टेम्परेचर, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए फेवरेबल टेम्परेचर हो, तो डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होती है। और बेटा डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया है वो है स्लाइटली वार्म कंडीशन। स्लाइटली वार्म कंडीशन ये फेवरेबल बताई गई। यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो डिनेचुरेशन होगा। टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए ताकि डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट हो। और ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पर बताया है स्लाइटली वार्म कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर सॉइल में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट होनी चाहिए तब डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो वो डिकम्पोजिशन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, वहां पर एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी, यानी डिकम्पोजिशन की रेट स्लो हो जाएगी। तो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, एनसीईआरटी इन्हें मेन फैक्टर बता रही है जो डिकम्पोजिशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। यानी स्लाइटली वार्म कंडीशन हो और मॉइस्ट सॉइल हो तो डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट। अगला है डेट्राइटस कंपोजिशन। बेटा जिसका डिकम्पोजिशन होना है वो किसका बना है इस पर भी तो डिपेंड करेगा। अगर वो नाइट्रोजन एंड शुगर कंपाउंड का बना है
ये होते हैं वाटर सोल्यूबल, शुगर जो है वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है, यानी जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होगी। जबकि लिग्निन एंड काइटिन ये होते हैं हार्ड सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंसेस का बना हुआ अगर डेट्राइटस है तो इन्हें टूटने में टाइम ज्यादा लगेगा, यानी डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। तो याद रहे डेट्राइटस वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस का बना हो तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। इसी तरह से एरोबिक कंडीशन यानी एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर एयर प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट, यानी जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं। अगर एनारोबिक कंडीशन है जिससे एनेरोबायोसिस कहा गया तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, या हम कहें डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। और पीएच स्लाइटली बेसिक पीएच ये डिकम्पोजिशन के लिए फेवरेबल बताई है, यानी इस पीएच पर डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होगी। एसिडिक पीएच पर एक्टिविटी कम हो जाती है, स्लाइटली बेसिक पीएच होगी तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो टोटल 6 पॉइंट है बेटा। फेवरेबल कंडीशन क्या है, स्लाइटली वार्म कंडीशन हो, ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट हो, डेट्राइटस वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस का बना हुआ हो, एरोबिक कंडीशन प्रेजेंट हो और पीएच स्लाइटली बेसिक हो। तो डिकम्पोजर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन है, डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होगी, मिनरल्स ज्यादा रिलीज होंगे, मिनरल अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, मिनरल साइकिल ज्यादा चलेगा, वहां पर डाइवर्सिटी आपको ज्यादा मिलेगी। डाइवर्सिटी ज्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा। तो इस तरह से पूरा कनेक्ट करके इसको आपको समझना है। बोलो ये फैक्टर्स क्लियर हुए सभी को बेटा? ठीक है, सिंपल है। लास्ट इसमें आता है बेटा सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की डिफरेंट लेयर का वर्टिकल अरेंजमेंट ये कहलाता है बेटा सॉइल प्रोफाइल। और यहां से 2-3 पॉइंट हैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। टोटल 5 लेयर्स होती है। अब आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 लेयर हैं, और यहाँ तो आपने लिखा है 5 लेयर्स होती है। बेटा याद रखें O1 एंड O2 इसे O लेयर कहा जाता है, ठीक है, O लेयर। A1 A2 इसे A लेयर कहा जाता है, और ये है B C D। तो O A B C और D टोटल कितना हो गया 5। O A B C एंड D टोटल लेयर कितनी हो गई 5, इसलिए यहाँ पर लिखा है 5 लेयर्स हो। बेटा सबसे नीचे D लेयर को हमने R लेयर भी लिखा। R लेयर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि लास्ट में नीचे क्या प्रेजेंट होती है बेटा, रॉक्स प्रेजेंट होती है, इसलिए D लेयर को क्या कह दिया, R लेयर भी कह। अब समझ, ये यहाँ पर एक प्लांट, एक ट्री यहाँ पर हमने बनाई, इस ट्री से लीफ टूटकर नीचे गिरी, डेड पार्ट है, क्या कहोगे, लीफ। अगर यहाँ पर एनिमल होता तो उसे आप क्या कह देते, डेट्राइटस, यानी प्लांट प्लस एनिमल दोनों होते तो क्या कहते हैं, डेट्राइटस। यानी ओवल लेयर इसे आप लिटर भी कह सकते हो, डेट्राइटस भी कह सकते हो, ठीक है बेटा। प्लांट है, सबसे ऊपर वाली लेयर प्लांट से लीफ टूटकर गिर रही है, या मान लो एनिमल की डेथ हो रही है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, लिटर या डेट्राइटस, ओवल लेयर, ठीक है। ये जो O2 लेयर है बेटा, देखो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर चल रहा है डिकम्पोजिशन, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, और नीचे से ऊपर की तरफ चलती है वेदरिंग, तभी तो हम कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। तो ऊपर से नीचे डिकम्पोजिशन है, यानी पहली लेयर में मिलेगा लिटर या डेट्राइटस, दूसरी लेयर में क्या मिलेगा, टफ, जो क्या होता है पार्शियली डिकम्पोज पार्ट, यानी ओवल लेयर लिटर या डेट्राइटस, O2 लेयर टफ। A1 लेयर ये होती है बेटा ह्यूमस लेयर, इसे ह्यूमिक जोन कहा जाता है, मेलेनाइज जोन कहा जाता है क्योंकि इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीटली डिकम्पोज लेयर होती है। तो मैंने सीक्वेंस बताई थी, डेड ऑर्गेनिक मैटर, फिर डफ, फिर ह्यूमस, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डफ, ह्यूमस, सीक्वेंस बताई थी मैंने आपको।
तो पहले वाली लेयर O1 लेयर तो क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, लिटर भी हो सकता है, डेट्राइटस भी हो सकता है। O2 लेयर क्या है, डव, और A1 लेयर क्या है, ह्यूमस। ठीक है बेटा, याद रखें पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा, सोइल प्रोफाइल की कौन सी लेयर है जिसमें मैक्सिमम ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोर ह्यूमस, या यहाँ पर आप लिख सकते हो मैक्सिमम ह्यूमस। क्या आंसर दोगे, A1 लेयर। ठीक है, थर्ड लेयर है A1। बेटा ये जो A2 लेयर है, इस A2 लेयर को यहां पर कहा जाता है, इस A2 लेयर के लिए टर्म यूज की जाती है जोन ऑफ लीचिंग। जोन ऑफ लीचिंग यानी यहां से मिनरल्स वाटर के साथ सोल्यूबल होकर कहां चले जाते हैं, नीचे वाली लेयर। तो यहां पर इसको कहा जोन ऑफ लीचिंग। इसमें ह्यूमस कंपैरेटिवली कम होता है, मैक्सिमम ह्यूमस A1 लेयर में होगा, A2 लेयर में भी ह्यूमस होता है लेकिन कम होता है, यहाँ पर मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो देखो पूछा जाए सॉइल प्रोफाइल की कौन सी लेयर है, इसे जोन ऑफ लीचिंग भी आप कहोगे, आंसर दोगे 8। मैक्सिमम ह्यूमस A1, जोन ऑफ लीचिंग 8। अब यहाँ नीचे से देखो, डी लेयर, आर लेयर, यानी यहाँ पर रॉक सरफेस है, अनवेदर्ड रॉक, पेरेंटल रॉक इन्हें आप कह सकते हैं। अनवेदर यानी पेरेंटल रॉक्स प्रेजेंट होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके ऊपर वाली लेयर जो सी लेयर है, इसे आप कह रहे हो पार्शियली वेदर्ड। बेटा नीचे से ऊपर की तरफ वेदरिंग प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ पर जो वेदरिंग होगी यानी रॉक सरफेस से पार्टिकल रिलीज होंगे, कंपैरेटिवली बड़ी साइज के होते हैं, पार्शियली वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स यहाँ पर मिलते हैं। और इससे ऊपर वाली जो बी लेयर है, इसमें कंप्लीटली वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। और जो खनिज रिलीज हो रहे हैं यहाँ से, जो मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं यहाँ से, वो भी धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इस बी लेयर में। कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इस बी लेयर में। तो बेटा जोन ऑफ लीचिंग यानी A2 से भी मिनरल बी में आता है और रॉक सरफेस से भी मिनरल बी में आता है, यानी जो बी लेयर है इसमें आपको मैक्सिमम मिनरल्स मिलते हैं। तो बेटा 3 ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जल्दी आंसर दो। मोर ह्यूमस, मैक्सिमम ह्यूमस कौन सी लेयर में, A1। मैक्सिमम मिनरल कौन सी लेयर में, B। जोन ऑफ लीचिंग कौन सी लेयर को कहा गया, A। ये 3 लेयर ही हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो 3 लेयर है बेटा, इन्हीं को ट्रू सॉइल कहा जाता है। देखो जो A1 और A2 इसे आप कहते हो टॉप सॉइल है। ठीक है, टॉप सॉइल कहा गया क्योंकि इसके ऊपर तो क्या है, कचरा प्रेजेंट होता है, लिटर, डेट्राइटस, डस्ट प्रेजेंट होता है। और जो बी लेयर है इसे सब सॉइल कहा जाता है, इसके नीचे रॉक सरफेस प्रेजेंट होती है। तो इन दोनों को यानी A1, A2 जिसे टॉप सॉइल कहा, B सब सॉइल कहा, इन तीनों लेयर को कंबाइनली आप यहाँ पर ट्रू सॉइल कहोगे। यानी आपसे पूछा जाए ट्रू सॉइल की कितनी लेयर होती है, आप कहोगे 3 ही लेयर है, A1, A2 एंड B। A1 के ऊपर लिटर और डफ, जो डेट्राइटस है, डफ है यानी कचरा ऊपर प्रेजेंट है। B के नीचे रॉक सरफेस है, बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स हैं, यानी ये भी सॉइल में काउंट नहीं होंगे, जो ट्रू सॉइल है उसमें काउंट नहीं होंगे। सिर्फ A1, A2 और B इन तीनों लेयर को ही कंबाइनली ट्रू सॉइल कहा जाता है। ठीक है, और 3 पॉइंट बता दिए, मैक्सिमम ह्यूमस A1, जोन ऑफ लीचिंग A2, मैक्सिमम मिनरल्स B लेयर। ये आपसे पूछा जा सकता है। बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन भी कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास में बेटा हम लास्ट फंक्शन पढ़ेंगे इकोसिस्टम का, बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस बेटा आपको पता ही है कहां तक आएगा, शुरुआत से इकोलॉजिकल पिरामिड्स तक। टेस्ट के पहले ये अपनी लास्ट क्लास है। ठीक है, तो अच्छे से पेपर देना बेटा, अच्छे से परफॉर्म करें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करें। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, पिरामिड्स तक आएगा। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन मैं बता दूंगा बेटा, टेंशन ना लें। एक्सरसाइज 2 के कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
अभी आप एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन सोल्व कर लें जहाँ तक पढ़ चुके हैं, और हैंडआउट्स, मॉड्यूल, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस मैं आपको जिस दिन हमारा डाउट सेशन रहेगा ना बेटा, उस दिन बताऊंगा कि एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से अदर स्टूडेंट्स भी उस दिन ऑनलाइन हो जाएंगे, वरना डाउट सेशन में तो मुश्किल से 10-12 स्टूडेंट ही आ पाते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।